सेक्युलर सेक्युलर व्यक्ति वो होता है जो अपने धर्म को तो इम्पोर्टेंस देता है, उसको मान्यता देता है, पर दूसरों के धर्मों की भी रिस्पेक्ट करता है। तो स्वागत है आपका मास्क उतारो जी में। मैं पायल भियाना आज एक ऐसे ही व्यक्ति से आपको मिलाने लाई हूँ और वो पूरे के पूरे सेक्युलर हैं अकॉर्डिंग टू मी। शहजाद पूनावाला। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, शहजाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। ये सबसे सेकुलर नारा भारत माता की जय और वंदे मातरम। वंदे मातरम। इससे ज्यादा सेकुलर नारा नहीं हो सकता। इनकी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको सभी जानते हैं। शहजाद, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो हर मैं अपने इंटरव्यू से पूछती हूँ। आर यू अ राइट विंगर और अ लेफ्ट विंगर? ना मैं राइट विंगर हूँ ना मैं लेफ्ट विंगर हूँ, मैं देश का विंगर हूँ। जो नेशनल इंटरेस्ट में बात करता है मैं उसके साथ हूँ। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर मैं आर्म फोर्सेस की रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर मैं हिंदू सभ्यता संस्कृति की, जो मेरी भी संस्कृति है, माई रिलीजन इज इस्लाम बट माई कल्चर इज हिंदू एंड माई आइडियोलॉजी इज इंडियन। अगर मैं हिंदू या भारतीयता की बात करता हूँ, अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, अगर मैं तुष्टीकरण के खिलाफ बोलता हूँ, तो अगर कुछ लोग मुझे राइट विंगर या बीजेपी का व्यक्ति कहकर आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए डूब बनने की बात है जिनके साथ मैं आइडेंटिफाई नहीं हो रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी और उनके जो खान मार्केट ब्रिगेड है, उनको लोग एंटी नेशनलिज्म से आइडेंटिफाई करते हैं, उनको लोग हिंदू विरोधी से आइडेंटिफाई करते हैं। तो मुझे राइट विंगर से आइडेंटिफाई होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर देश की बात बोलना, यदि अगर ये राइट विंग की बात बोलना है या बीजेपी की बात बोलना है, तो मुझे लगता है देश के राइट विंग और बीजेपी को तो बड़ा खुश होना चाहिए। और हमारे देश में कौन डिसाइड करेगा कि कौन सेक्युलर है और कौन कम्युनल है? नहीं, वैसे तो एक एजेंसी थी, वो खान मार्केट में उनकी दुकान चल रही थी कई दिनों तक, सालों तक, वर्षों तक, पर अब उनकी दुकान बंद हो गई है। तो वो दुकान बंद होने के कारण क्या हुआ है कि उनकी एक सेकुलरिज्म की वॉशिंग मशीन भी थी। उसमें क्या था कि कल तक शिवसेना को वो बोलते थे दंगा किया तुमने, मुंबई का दंगा किया तुमने, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, तुमने ढांचे को गिरवा दिया। तो उनको फिर उन्होंने मशीन में डाला, साफ सुथरा करके अपने पास ले लिया। अब एक बंगाल में भी मशीन काम आ रही है इनकी। वहाँ पे उनको एक मौलाना मिला है जो बोलता है 50 करोड़ लोग मर जाए कोविड से, हिंदू मर जाए कोविड से। उसको भी मशीन में डाला और ले लिया है साथ में। और केरल में भी वो मशीन चल रही है, मुस्लिम लीग को धुलवा कर अपने पास रख दिया है। एसडीपी और पीएफआई को कर्नाटका में धो लिया है। तो वो खान मार्केट के जो आउटलेट है, फ्रेंचाइजी है, वो तो बंद हो गई, पर मशीन अभी भी चल रही है उनकी। बहरहाल उनके मशीन की, उनके सर्टिफिकेट की किसी को ज़रूरत नहीं है। इस देश में कौन सेकुलर है? मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदू कभी कम्युनल हो सकता है? इस देश का हिंदू कभी कम्युनल हो सकता है? इस देश में कितने फीसद हिंदू है? 80% लगभग। अगर हिंदू कम्युनल होता या उसकी मानसिकता कम्युनल होती, तो क्या संभव है कोई भी अल्पसंख्यक यहाँ पर बच पाता? और मुझे बताया ना कि कौन सा मुस्लिम बाहुल देश, मैं खुद मुसलमान हूँ, क्या अफगानिस्तान सेक्युलर है? क्या इराक सेक्युलर है? क्या ईरान सेक्युलर है? क्या पाकिस्तान सेक्युलर है? बांग्लादेश? कौन सा मुस्लिम बाहुल देश सेक्युलर? ये देश सेक्युलर इसलिए नहीं है कि इस देश के संविधान में सेक्युलरिज्म है। ये देश इसलिए सेक्युलर है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बाहुल नहीं है, हिंदू बाहुल है। ये देश इसलिए सेक्युलर है क्योंकि हमारे वेदों से लेकर भारतीय संस्कृति में, ऋग्वेदा से लेकर हर वेद में सेक्युलरिज्म की परिभाषा चिन्हित है। इस देश के आदमी का डीएनए, हिंदू हो या मुस्लिम, वो सेक्युलर है, इसलिए ये देश सेक्युलर है। आप पहले कांग्रेस में थे जी। आपने छोड़ा कि आपको निकाला गया? ना मैंने छोड़ा ना मुझे निकाला गया। हाँ, ये मैं सही कह सकता हूँ, बात आपको कह सकता हूँ कि राहुल गांधी पूरे देश में भ्रमण करते हैं और वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज डेड। वो कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई है। वो तुमने कल भी ट्वीट किया है। कल भी किया, रोज करते हैं वो, उनको अच्छी भी लगती है ये बातें कहना। पर उनको एक बात समझ में नहीं आई कि उनके पार्टी में जो उन्होंने लोकतंत्र फ्री जोन बना कर रखा है, उसके बारे में तो वो कभी कुछ नहीं कहते। और आज जो आप देख रही हैं, चाको साहब निकले, उससे पहले G23 के कई लोग गुलामी से आज़ादी की ओर चल पड़े, और उससे पहले संजय झा, मेरे प्रिय मित्र,
उससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी, फिर वो कांग्रेस से निकली, शिवसेना गई, राज्यसभा पाई, वही गठबंधन में आ गई। वो सारे लोग निकले। उन सभी महानुभावों से पहले जब 2017 में मैंने यही बात कही थी कि पार्टी में केवल 3 लोगों की सुनी जाती है, 3 बज गए हैं, पार्टी अभी चालू है, यहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, चुनाव के नाम पर चयन और कोरोनेशन होता है, आंतरिक लोकतंत्र गायब है। जब मैंने ये बात रखी थी तब इन्होंने मेरा विरोध किया था, मुझे पार्टी का गद्दार बताया था। आज वही बातें विंडिकेट होती जा रही है। हर एक व्यक्ति कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो 2017 में बात उठाई वो सही है। तो मैंने जो बात रखी, उस बात के बाद जिस तरीके की प्रक्रिया आई, मणिशंकर अय्यर ने कहा ये पार्टी का सदस्य नहीं है, यही G23 के भी काफी, इवन प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहीं ट्वीट डाला। हाँ, ये तमाम। अच्छा, प्रियंका चतुर्वेदी उस समय पर राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी और मैं महाराष्ट्र का, मुझे सेक्रेटरी, मैं था MPCC कांग्रेस का सेक्रेटरी था। उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था मेरी अपॉइंटमेंट के दौरान, और फिर वो भी कहने लगी कि कौन है ये, कहाँ से आ गया, ये कहाँ, ये इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इस तरीके की बातें तमाम लोगों ने की। और क्या ये लोग ऐसी बातें राहुल और प्रियंका को खुश करने के लिए करते हैं? नंबर बढ़ाने के लिए बहुत लोग करते हैं, फिर जब नंबर नहीं बढ़ते तो फिर वो कहीं और नंबर बढ़ाने चले जाते हैं। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही कांग्रेस पार्टी में। और मैं तो आज भी कहता हूँ, प्रधानमंत्री का लक्ष्य हो सकता है कांग्रेस मुक्त भारत, पर मेरा वैचारिक लक्ष्य ये है कि परिवार मुक्त कांग्रेस बने, गांधी मुक्त कांग्रेस बने। क्योंकि जब तक एक परिवार को ही आप पार्टी या देश समझोगे, तब तक ना पार्टी का भला हो सकता है ना देश का भला हो सकता है। असलियत में पार्टी तभी प्रगति करेगी जब वो लोकतांत्रिक हो, जब उसके कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी जाए और उसमें असलियत में वहां पर लोकतंत्र हो, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो। आप बहुत राइटियस हैं और आप सही को सही और गलत को गलत कहने में डरते नहीं हैं। UPA 2 में बहुत करप्शन हुई, सारे स्कैम्स ही, मतलब कांग्रेस के ऊपर तो नाम आया है, उनके जो कोलिशन पार्टनर्स थे उनके ऊपर भी खूब नाम आए। तब आप कांग्रेस में थे, आपको पता था ये सब हो रहा है? देखिए, ऐसा है, मैं कोई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तो था नहीं, मैं तो एक पार्ट तो थे आप कांग्रेस। हाँ, मैं पार्ट तो था। और दिक्कत यही हुई कि कांग्रेस में रहते हुए ही जब चीज़ें सही नहीं जा रही थी, तब मैंने पार्टी के फोरम में कई बार इन बातों को चेताया। स्कैम्स के बारे में? स्कैम्स के बारे में तो मुझे इतना नहीं अंदाज़ा था, पर क्योंकि मैं इस गवर्नमेंट के उस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं था। हाँ, पर यह ज़रूर बात थी कि जिस तरीके से माहौल बन रहा था, अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जनता के बीच जाते थे तो एक फीडबैक मिलता था कि लोग नाराज़ है नेतृत्व से, कहीं ना कहीं 2 मुद्दों पर। एक तो भ्रष्टाचार हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, और दूसरी बात कि जो मेरिट को हटाकर, परफॉर्मेंस को हटाकर परिवार को आगे किया जा रहा है हर बात में। और परिवार का एक बहुत बड़ा कंट्रोल है इस पूरी व्यवस्था पर। सरकार वैसे मनमोहन सिंह चला रहे थे, पर असलियत में वो कंट्रोल में नहीं थे। वो तो बेचारे भले इंसान, उनको आगे करके पीछे से जो ताकतें चला रही थी। तो इन तमाम बातों पर मैं पार्टी के आला कमान को, बहुत सारे लीडर्स को जो आज G23 में है, उनको मैं लगातार बोलता था, मेरा पत्राचार भी चलता था। और कहीं ना कहीं इसी का तो मुझे एक इनाम मिला कि मुझे धीरे धीरे करके आइसोलेट किया गया। वैसे मैं आपको बताऊं, अब मानेंगे नहीं, सुरजेवाला जी जो आज बहुत ही उत्तम दर्जे के साइकोफेंट माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, और प्रथम परिवार के, मतलब सबसे प्रथम श्रेणी में दरबारी गिने जाते हैं, उनको उपलब्धि भी मैं देना चाहूँगा। तो उस समय उनके साथ ही मेरी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग हुई थी। अब उनसे पूछेगा ज़रा, मैं उनको बता सकूंगा कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग हमारी हुई थी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने की। पर इसमें फ़र्क सिर्फ इतना रहा कि सुरजेवाला जी के पिताजी भी बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनके मित्र अजय माकन जो मीडिया सेल संभालते थे, उनका भी पारिवारिक रिश्ता रहा है कांग्रेस पार्टी से। मेरा नहीं था, मैं सच की बात बोलता था, तो फिर मुझे आइसोलेट कर दिया गया, बाकियों को अब चढ़ा दिया गया। पर अच्छी बात है, सुरजेवाला जी वैसे कैथल में तो डिपॉजिट हार गए, पर मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ मिलकर, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी का जो स्वप्न है कांग्रेस मुक्त भारत को बनाना,
और मोदी जी का भी सपना है, वो उसको पूरा करने में सुरजेवाला जी राहुल गांधी के बाद सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। पप्पू, ये टैग नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया था राहुल गांधी को। आज वो उसी पार्टी में हैं और बड़े ज़ोर शोर से उनका वेलकम भी हुआ और उन्होंने भी बहुत शेरो शायरी करी। ये बात कई लोग करते हैं कि ये राहुल गांधी का सिर्फ एक फसाड है कि मैं पप्पू हूँ, और मतलब ऐसी हरकतें करता है कि क्या वो सच्ची में पप्पू है कि इट्स ऑल एक्टिंग? नहीं, आपका कहना ये है कि क्या वो वाकई में इतने मतलब ऐसी बातें करने वाले व्यक्ति है? हाँ, मेरे को ऐसे लगता है जैसे वो लाइक दिस है ना, बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। मे बी वो न्यूज में रहने के लिए ये सब करते हैं कि वो सच्ची में ही मतलब पप्पू ही हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक मेरा इंटरेक्शन रहा है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो है उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में रहने के लिए एक अलग तरह का टेम्परामेंट, एक अलग तरीके का व्यवहार और एक अलग तरीके की कमिटमेंट लगती है। और मुझे लगता है कि वो कमिटमेंट, टेम्परामेंट और जो डेप्थ है, सीरियसनेस है, वो उनमें शायद नहीं है। देखिए, मैं एक वो इसको एंटाइटलमेंट समझते हैं वो। हाँ, उन ऐसा है, कई जगहों पर आपने देखा होगा, कल्चर है हमारे देश में, हमारी दिल्ली में खासकर, कि तू जानता है मैं किसका बेटा हूँ, तू जानता है मैं कौन हूँ। तो ये इस कल्चर में इसका ये एक एंटाइटलमेंट है कि भाई मेरे पिताजी ये थे तो मेरा अधिकार, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं अध्यक्ष बनूं, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, ये तो मेरे बाप की जागीर है। ये एक कल्चर है कुछ लोगों में। तो उस कल्चर के तहत लोगों को लगता है कि दे आर एंटाइटल्ड टू अ पोजीशन। पर हम तो डेमोक्रेसी है, हम रिपब्लिक है, यहाँ पे मोनार्की तो है नहीं कि भाई रानी के परिवार से हो तो तुम अगले राजा बनोगे, तुम्हारी माँ तुम्हें राजा बना देगी, ऐसा तो होता नहीं है। क्वीन वाला सिस्टम तो यहाँ नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस गलत फहमी में वो शायद है कि ही इज एंटाइटल्ड टू समथिंग। पर इन डेमोक्रेसी चाय वाले को भी मिलता है मौका प्रधानमंत्री बनने का, पर क्योंकि आपके पिताजी प्रधानमंत्री है, इट इज नॉट अ गारंटी कि आप प्रधानमंत्री बनोगे। और वो गंभीरता उनमें शायद उसकी कमी है। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, देश की जनता, आपके व्यूअर बड़े वो सहज तरीके से उनकी तमाम बातों को सुनकर एक निष्पक्ष आकलन कर सकते हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या वो ये जान के ऐसे करते हैं कि वो हैं ही ऐसे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई जानबूझकर अपने आप को, अनलेस कि वो कॉमेडी में आगे जाकर शिरकत करना चाहते हैं, कपिल शर्मा को कंपटीशन वगैरह देना चाहते हैं, अनलेस उनका लक्ष्य लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि अगर मैं प्रधान सेवक ना बनूं तो प्रधान विदूषक ही बन जाऊं, अगर उनका लक्ष्य ये है फिर तो वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। देश को हंसाते हैं, गंभीर जब चीज़ें होती है, चाइना के साथ हमारा फेस ऑफ चल रहा होता है तो आके ऐसी चीज़ें हल्की फुल्की कह जाते हैं जिससे कि सेना का अपमान होता है। पर कहीं कहीं बार हमें लगता है कि चलिए एक नेशनल, चाइना के स्पोक्स पर्सन साउंड करते हैं। नहीं, चाइना भी अपने स्पोक्स पर्सन थोड़ा सोच समझ के रखेगा। ऐसा है कि वो चाइना का स्पोक्स पर्सन तो ग्लोबल टाइम्स पे चल ही रहा है। हाँ, हो सकता है कि, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने एक चीज़ को अपना मिशन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे वोट मिले ना मिले, हंसी मैं सबकी बटोर के जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि कितने वो अच्छे व्यक्ति हैं, देश को हंसाते हैं। और संबित पात्रा जी का पूरा मतलब आप देखिए ट्रेजेक्ट्री ही राहुल गांधी की कॉमेडी को स्क्रीन पर लाकर उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने काम आप इतना कांग्रेस में थे नहीं, तो आपको लगता है या पता चलता कब? नहीं, वो राहुल को इस बात से गुस्सा चढ़ता है, वो ये पढ़ते हैं, सुनते हैं सब चीजें अपने बारे में। देखो, गुस्सा तो उनको आता होगा, पर वो गुस्सा वो अपने पिड्डी और अपने इर्द गिर्द जो दरबारी, पर उनको पता है उनका इतना मजाक उड़ता है। ऐसा है, कभी कभी उनको नहीं बताते। यहाँ एक्चुअली क्या है ना, आप देखिए, आप कभी, हम लोगों ने राजा रानी का कल्चर देखा नहीं है। नहीं, इसी से एक क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये जो हमने करने, आपने कहा ना वो नहीं बताते हैं। साइकोफेंसी बहुत है कांग्रेस में, और मैंने देखा था एक बारी टीवी पे, आई थिंक वो एक्स सीएम ऑफ पुडुचेरी थे जो राहुल गांधी जी को चप्पल पहना रहे थे,
यही थे जो अभी झूठ भी बोल रहे थे। हाँ, तो ये पब्लिक डोमेन में ही ऐसे करते हैं कि इनके ये जब प्राइवेट उसमें होते हैं तब भी लोग ऐसी चमचागिरी करते हैं इनकी। देखिए ऐसा है कि जो राजा मानसिकता का व्यक्ति होता है उसे सबसे ज़्यादा पसंद दरबारी कल्चर आता है और उसे टैलेंट अच्छा नहीं लगता। जैसे ही वो टैलेंट देखता है ना, वो बोलता है टैलेंट की जड़ें काटो, ये तो मुझसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति टैलेंटेड होता है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो और कोई हो, उनको मौका कभी पार्टी में नहीं मिलेगा। अब वो चले गए, उसके बाद बोलते तो तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। जब वो पार्टी में थे तब तो बात सुनी नहीं उनकी। पर उनको पसंद क्या आता है, सचिन पायलट को ही बना दें। नहीं, वो नहीं बना सकते और ना बनाएंगे, क्योंकि वो राहुल गांधी उसे अपने कंपटीशन की तरह देखेंगे। ये मेरा आकलन है। पर उनको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है? उनको सबसे ज़्यादा पसंद ये आता है कि कौन वफादारी में, कौन दरबारी बनने में सबसे ज़्यादा आगे है, पब्लिकली एंड प्राइवेटली। आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा गए उनके पास। हाँ, वो कुत्ते से खेल रहे थे, कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और वही बिस्किट हेमंत जी को। तो उनका एक तरीके से अगर आप एनालिसिस करें तो उनका कहने का एक बॉडी लैंग्वेज के मतलब यही था कि हेमंत जी आप हमारा पेट डॉग बनिए, तब आपको प्रमोशन मिलेगा। दूसरा आदमी सब पेट डॉग है हमारा, दूसरा आदमी सब हमारा चप्पल उठाता है, दूसरा आदमी सब बोलता है राहुल जी यू आर सो ग्रेट, है या नहीं है, पर वो बोलता है यू आर सो ग्रेट, आप सूरज, आप ही चांद, हाँ सारी चीजें बोलता है, आप भी बोलो। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को ये बात नहीं जमी। And what a loss it has been for Congress. What a loss. नॉर्थ ईस्ट मुक्त हो गया कांग्रेस। तो इस तरीके से देखिए, जिस आदमी में टैलेंट है, मेरिट है और सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के जूते चप्पल उठाए। मैं भी जब था तो मैंने उनसे कहा था, मैं गांधी परिवार का नौकर नहीं हूं, मैं महात्मा गांधी की विचारधारा का सेवक हूं। तो मैं उस कैपेसिटी में से रह सकता हूं। पर यदि मेरी पार्टी को अगर केवल परिवार भक्ति में टर्न कर दिया जाएगा तो मैं उस परिवार की केवल भक्ति, जूते उठाकर चलने की का काम मैं नहीं कर सकता। और जिन लोगों को नहीं हो पाया वो निकल गए, जिन लोगों से हो पाया वो आज भी अपनी जगह पर बने हुए हैं और उनकी तरक्की होती है। परफॉर्मेंस हो ना हो, सुरजेवाला जी को कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि दरबारी कल्चर में प्रथम श्रेणी में अगर उनका नाम लिखा जाएगा इतिहास में, तो उनका नाम लिखा जाएगा। नहीं, पर शहजाद, ये क्वेश्चन पता नहीं सही है कि गलत, बट क्या इनकी डोजेस पड़े हैं मैडम के पास, जो ये सब लोग इतना डरते हैं, छोड़ते हैं? इनकी कोई बातें हैं उनके पास कि ये? देखिए ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि किसके डोजियर कितने हैं, वो तो जिनके डोजियर बने हैं और जिनके पास डोजियर है वही बता पाएंगे। पर मैं आपको बताता हूँ कल्चर क्या है। आप एक शब्द जो मैं हमेशा कांग्रेस के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जो कोई और इस्तेमाल नहीं करता, और अंग्रेजी का शब्द नहीं है, शब्द है कबीला। कबीला कल्चर है कांग्रेस में, परिवारवाद नहीं है केवल, ये कबीला कल्चर। कबीला पता है क्या होता है? अफगानिस्तान में कबीले चलते थे, बड़ा कबीला होता था जी। और वो बड़े कबीले के नीचे छोटे छोटे कबीले होते थे, और जब छोटे छोटे कबीलों का झगड़ा होता था तो वो बड़े कबीले के पास आते थे सुलझाने के लिए, और सारे लोग उसी कल्चर में चलते थे। कांग्रेस में भी यही चलता है। कांग्रेस में ये छोटे छोटे परिवार के कबीले बने हुए हैं। एक हुड्डा का कबीला है, एक दिग्विजय सिंह का कबीला है, कमलनाथ का एक छोटा सा कबीला है, अशोक गहलोत का कबीला बन रहा है। हर स्टेट में इन्होंने छोटे छोटे कबीले बनाए, पारिवारिक कबीले ही हैं जी। और ये सारे लोग नॉन परफॉर्मर है। CWC को मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ ये CWC चमचों वाली कमेटी है। अब कुछ लोग कहते हैं चाटुकारिता वाली कमेटी है CWC। उसमें कोई भी लोग अपने दम पर चुनाव नहीं जितवा सकता किसी को, तो इसीलिए उनको रखा गया है, क्योंकि ना वो चुनाव जितवा सकते हैं, और जब अमेठी से कोई चुनाव हार जाता है तो ना वो सवाल उठा सकते हैं। भाई किस बेसिस पे सवाल उठाएंगे? आप खुद ही चुनाव नहीं जिता सकते किसी को, आप खुद ही हारे हुए नेता है, तो एक हारा हुआ नेता दूसरे सीनियर हारे हुए नेता को क्या बोलेगा? अकाउंटेबिलिटी मांगेगा? नहीं मांग सकता। इसीलिए ये कल्चर कबीला कल्चर है, और पूरा का पूरा कल्चर नॉन परफॉर्मेंस एंड लैक ऑफ मेरिट पर ऑपरेट कर रहा है। तो दे आर कन्वीनियंट फॉर ईच अदर। डॉसियर की क्या जरूरत है भाई? वो तो एक दूसरे के लिए कन्वीनियंट है। सोनिया गांधी चाहती है कि एक नॉन परफॉर्मर रहे ताकि हमारा बेटा परफॉर्मर लगे। जब 5 नॉन परफॉर्मर के बीच एक नॉन परफॉर्मर होगा तभी तो ठीक लगेगा ना। अंधों में काना राजा कब होता है? तो बाकी सब अंधे रहने चाहिए।
मेरे कई IAS ऑफिसर फ्रेंड्स होते हैं, IPS IAS ऑफिसर, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वो मुझे हमेशा एक बात बोलते हैं कि whenever they have met Modi ji on 1-to-1 या in a group of 6-7, he says उनकी जो the whole experience is very stimulating, very challenging. कहते हैं उनको हर बात का इतना ज्ञान है कि वो अगर कोई रेलवे से उनको मिलता है तो उनके पास उसके लिए इतनी सजेशंस होती हैं और उनको सारा कुछ पता है, याद रहता है उनको कि उसमें ये हो रहा है। कोई भी फील्ड में चले जाओ की बात कर लो, मोदी जी को पता होती है। आप राहुल और प्रियंका को अलग से मिले होंगे जब आप कांग्रेस में थे, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है? दोनों भाई बहन का एक जैसा ही है? मेरे हिसाब से राहुल गांधी और प्रियंका जी दोनों में ना देश के प्रति वो कमिटमेंट है, सत्ता के प्रति कमिटमेंट है, परिवार सत्ता में रहे इसके प्रति कमिटमेंट। पर उनको नॉलेज है देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, उनके पास पहले तो देश के प्रति उनकी कमिटमेंट पर मेरा पूरा सवाल है। उनको सत्ता के लिए उनकी कमिटमेंट जरूर है, और जहाँ तक नॉलेज और गंभीरता है वहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनके पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनके पास कोई ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं होते, और उनके पास कोई देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा रोड मैप भी नहीं होगा। जो भी उनके पास है उनको उनके अगल बगल वालों ने बोला है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं पर केवल और केवल सत्ता पाने के लिए, और उनके लिए ये 9 to 5 एट मोस्ट 9 to 5 एक टास्क, एक परफॉर्मेंस है। बाकी के समय वो अपना वेकेशन करना चाहते हैं, वो खान मार्केट में कहीं अच्छी रेस्टोरेंट्स में जाना चाहते हैं, वो अपनी अच्छी लाइफ है उनकी, उनका परिवार बड़ा संपन्न है। हमारी तरह वो मतलब आम आदमी की तरह है नहीं। अब इतने रिसोर्सेज और संपन्नता है तो किसी का भी मन करेगा कि मैं हर रोज़ डिनर पर जाऊं, मैं अच्छा खाना खाऊं, मैं वेकेशन पर जाऊं, मैं अपने पूरी जो मेरी प्रॉस्पेरिटी है उसका फ़ायदा उठाऊं। तो बीच बीच में वो पॉलिटिक्स करते हैं, वैसे वो वेकेशन पे रहते हैं। तो वेकेशन के बीच में हम नॉर्मली क्या होता है पायल जी, आप और मैं, हम दोनों वर्क करते हैं 6-6 महीने, फिर एक वेकेशन लेते हैं, फिर 6 महीने वर्क करते हैं। यहाँ पे वेकेशन 6 महीने होता है, वर्क 1 महीने होता है, और फिर 6 महीने वेकेशन होता है। अब देखिए तो इस कल्चर में जो काम करता है उसकी डेप्थ ही नहीं होगी, उसे पता ही नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं होगा। देखिए मोदी जी को क्यों पता है? मोदी जी को इसलिए पता है, एक तो उनकी खुद चीज़ों पर नज़र रहती है। मैं आपको बता सकता हूँ वो इतनी डिटेल में चीज़ों को नोट करते हैं, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर कॉन्वर्जेशन हो, और चाहे वो ग्राउंड पर कॉन्वर्जेशन हो। दूसरी उन्होंने एक टीम बना रखी है जो ऑनेस्ट फीडबैक देती है। ऐसा नहीं है कि मस्का लगाकर रिपोर्ट दी जाती है। आई बिलीव, आई हैव हर्ड दैट ही हेट्स चमचास। देखिए जो आदमी अपने प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता है ना, जो जिसको सिक्योरिटी रहती है कि आई नो वेयर आई स्टैंड, that person will never like chamchagiri. He will always reward those who give him critical information with constructive criticism. वो इस बात के मार्क्स नहीं काटेंगे कि भाई आपने ये फीडबैक क्यों दिया जिसमें कि मेरी तारीफ नहीं हो रही है। उल्टा वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, और वो कहते हैं ना कि निंदक जो होता है ना उसको और करीब रखना चाहिए। ये कल्चर उनमें है। जबकि यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में कल्चर ये है कि वो अपने आप को साइकोफेंट से घिरा रखना चाहते हैं। वो खुद 24/7 उनको समझ नहीं आता है कि ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारी झूठी तारीफ हो रही है या और में भी। देखिए जो रियलिटी से कटा हुआ हो, जो राजनीतिक शुतुरमुर्ग हो, वो जानता ही नहीं है ग्रास रूट पे, ग्राउंड पर क्या स्थितियां चल रही है। इसी से अगर उनको इतना पता होता तो वो अमेठी तो नहीं हारते ना। हाँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मिस्टर अरविंद गुप्ता थे एंड मिस्टर राजेश जैन, इन्होंने डिजिटली एक प्रोग्राम शुरू किया कि आप अपने फ़ोन के थ्रू ऑनलाइन आप वोटिंग करो कि आप किस पार्टी को वोट करोगे। पर दे मेड इट श्योर कि वो उनका जो सिस्टम था वो एक ही IP एड्रेस को एक्सेप्ट करे। ये नहीं कि आप वहाँ बैठे हैं
10 लेके और 10 वोट देते 400 वोट आ गए। तो बीजेपी के पास क्लियर पिक्चर थी दैट वेयर दे स्टैंड इन 2019। ओके। राहुल गांधी मतलब कांग्रेस ने भी एक कोई जेएनयू के एक स्टूडेंट को या पता नहीं किसी को, ऐसे मैंने सुना है कोई, उसको भी ये दिया करने को, तो उसने आके आई थिंक इन्फॉर्मेशन दिया, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल कि पता नहीं 2 करोड़ लोगों ने वोट कर दिया है या ऐसा कुछ हुआ। तो मतलब मैंने आई सॉ राहुल गांधी होल बॉडी लैंग्वेज चेंजिंग कि बीजेपी को तो 185 सीट्स आ रही हैं, तो इन लोगों को तो ऐसे लगता है जैसे बस कैबिनेट मिनिस्ट्री भी इनकी डिसाइड हो गई थी। हाँ, उन्होंने एक इनका जो डेटा देखने वाले व्यक्ति थे, मैं उनका नाम बोला, प्रवीण या कुछ उनका नाम था, अभी भी है वो पार्टी में। और इन लोगों ने उसने जो इनको बताया, उन्होंने आर्टिकल लिखा था, जिस व्यक्ति की शायद बात कर रही हैं आप, मुझे लगता है वो सेम है और उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, प्रवीण या कुछ उनका नाम था, पी से ही कुछ नाम था। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि 2014 वाज अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, वंस इन अ लाइफ टाइम हुआ है, मोदी को मिल गया तो मिल गया, इस बार तो आप और बहुत कॉन्फिडेंट रहिए, आपकी सरकार बन रही है। ये आकलन कांग्रेस में बहुत हद तक चल रहा था। और साथ में मैंने सुना और फिर उसी बेसिस पे वो अपना कोई 2 करोड़ लोगों ने कांग्रेस के लिए वोट दिया है, उसमें आया है, मतलब ज्वाइन करिए कांग्रेस और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट वाज। देखिए ऐसा है ना, मैं बेवकूफ बनाने वाले को, देखो दिल्ली में तो ये बड़ा आम है, लोग यहाँ पे जो नहीं होता वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको दोष नहीं देता जो चूना लगाते हैं, जिस पे चूना लगा है मैं उसको दोष देता हूं। तो वही मेरा क्वेश्चन था कि हार गए राहुल गांधी, उन्होंने तो जिस तरीके से एक्साइटमेंट थी कि यूपीए 3 बनाएंगे, इन्होंने तो सबको प्रॉमिस भी कर लिया था सब कुछ। व्हाट आई एम सेइंग इज ही स्टिल डिडंट लर्न एनी लेसन, मतलब वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या रहा है। देखिए ऐसा है कि समझ आने के लिए आपको जमीन से जुड़ना पड़ेगा, भारत की जमीन से। नहीं देखिए वो जुड़े हुए तो हैं, पर दिक्कत ये है कि हमारी आउच मोमेंट नहीं, अब देखिए राम के बदले रोम में आपकी ज्यादा दिलचस्पी हो तो फिर वो व्यक्ति के लिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है पायल जी, देखिए जब आप फीडबैक लेती है ना, तो अगर आप फीडबैक अपनी वैलिडेशन के लिए, तो दैट मीन्स यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी। अरे बताओ भाई मैं जीत रहा हूँ ना, हमारी 200 आ रही है तो 250 आ रही है, 250 आ रही है, अगर इस तरीके का होगा तो फिर तो आप मतलब फिर तो वही होगा जो 2019 में बढ़ के आ गई मोदी जी की सीट। तो आप फीडबैक हमेशा ऑनेस्ट आदमी से लीजिए, क्रिटिसाइज करे तब भी आप उसको स्वीकार कीजिए, सिक्योर रहिए और जमीन पर उतरिए। आप बिटवीन 2 वेकेशंस डोंट वर्क, टेक वेकेशन बिटवीन 2 पीरियड्स ऑफ वर्क। ये मेरी ऑनेस्ट अगर राहुल गांधी लेना चाहते हैं तो। आप लॉयर हैं तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मुझे ये आज तक सिस्टम नहीं समझ आया, तो मैंने कहा आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, ये ज़रूर क्वेश्चन पूछें। ये PIL डालते हैं लोग, ये हर दूसरे दिन सब पढ़ रहे होते हो आप, कहीं PIL डली, दोनों तरफ से डलती हैं, सिर्फ नहीं कि एक ही तरफ से डल रही है, दोनों तरफ। इज इट फंडेड और ये लोग अपने पैसे खुद खर्च करते हैं? देखिए PIL के कई सारे आप विश्लेषण कर सकते हैं। वैसे तो इट शुड बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पर कई बार पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, कई बार पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन न्यूज़ में रहने के लिए, और कई बार प्रोमोटिंग अदर इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। तो अब किसका क्या मॉडल है? अब एक PIL जीवी तो हमारे घर में भी है, हर मुद्दे पर वो PIL लेकर पहुंचते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी ये सोच रहती है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, कि PIL के ज़रिए, कोर्ट के ज़रिए वो पॉलिटिकल बैटल लड़ना चाहते हैं। अब प्रशांत भूषण जैसे PIL जीवियों की क्या थॉट प्रोसेस है, वो किस मोटिवेशन से कर रहे हैं, वो शायद उनके परिवार वाले बता पाएँ। और साकेत गोखले जैसे जो लोग हैं, अब उनका तो पर्दाफाश अब मुझे लगता है हाल ही में MHA ने किया है कि उत्तर किसी और चीज़ का, सवाल कुछ और, दोनों को साइड बाय साइड करके उन्होंने, ऐसा MHA का कहना है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग। इज इट फंडेड और कि लोग अपने पैसे खुद खर्च करते हैं? नहीं, साकेत गोखले जी और प्रशांत भूषण जी को पूछना चाहिए कि अगर उनको इतनी, क्योंकि प्रशांत भूषण जी का मैंने एक ट्रेजेक्ट्री देखा है, पहले वो कहीं और PIL लगाते थे, फिर अब PIL और लगाते थे,
कई लोगों ने आरोप प्रत्यारोप भी किए हैं। तो मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में इन तमाम पीआईएल जीवियों को अपने अपने सोर्सेज ऑफ इनकम और बाकी अपनी मोटिवेशंस के बारे में जनता को बताना चाहिए। दे शुड बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक। पर वो वही बता पाएंगे कि किस इंटरेस्ट से कौन पीआईएल क्या लगाता है, ये मेरे बोलने के लिए सही नहीं होगा। पर मेरा जहाँ तक कहना है, मुझे लगता है कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा मोटिव तो होता है जो ऑन द फेस ऑफ इट नज़र नहीं आता। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को छोड़कर बहुत सारे अदर इंटरेस्ट भी हो सकते हैं इसमें। एक जनरली जब यू एंड योर ब्रदर तहसीन, आप नोन फिगर्स हैं। नहीं, तहसीन ने डिक्लेयर किया है कि ही इज नो लॉन्गर माय ब्रदर। ओके। तो ऐसा है, मैंने पूछा कि क्या हम लोग कोई साइन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन पेपर पर थोड़ी लिखा कर आए थे, अब ये तो कुदरत की देन या कुदरत की गलती या जो भी आप कहें। तो अब उन्होंने कहा नॉट माय ब्रदर एनीमोर। ओके, तहसीन और आप दोनों नोन फिगर्स हैं, आपके बारे में बात होती है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते या एक दूसरे से नाराज हैं, जो भी वो नहीं, भी मैं नाराज नहीं हूं। ओके ये बात पब्लिक डोमेन में है, तो इस बारे में गॉसिप होता है। तो जनरली जब कोई बात करते हैं तो बिकॉज आई नो तहसीन ऑल्सो एंड आई हैव सीन यू आर वेरी यू नो वेरी पोलाइट एंड बहुत आप रिस्पेक्ट देते हैं सबको, ऐसे इंसान हैं आप। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, बोथ ब्रदर्स आर वेरी गुड। लाइक मेरी हमेशा यही कॉन्वर्सेशन होती है कि बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है और ये सब ऐसी बातें करती मैं। तो वो मुझे कहते हैं तुझे नहीं पता इनकी दोनों की स्ट्रैटेजी है कि दिस इज व्हाट पीपल से, इन दोनों की स्ट्रैटेजी है कि अभी बीजेपी का रूल है तो एक भाई ज़्यादा राइट विंगर की बातें करता है, दूसरे भाई ने कांग्रेस को की तरफ की बातें करता है, सो दैट कोई भी रूल आए ये दोनों भाई सेट है। अच्छा, तो मुझे इस बात का जवाब देना नहीं आता, तो फिर मतलब मैं उनको कहती हूँ ऐसी कोई बात नहीं, तो यू डोंट नो ये स्ट्रैटेजी है इनकी, इसका क्या जवाब है? देखिए ऐसा है, डेमोक्रेसी है तो लोगों को बोलने की पूरी आज़ादी है, उनको ये विश्लेषण करने की पूरी आज़ादी है। पर मैं हाँ ज़रूर एक बात कहूँगा, क्या यही विश्लेषण वो सभी जो ब्रदर्स अलग अलग पार्टियों में हैं, जैसे तथागता रॉय, हाँ बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, वो बीजेपी में है, सौगत रॉय उनके सगे भाई टीएमसी में है और बहुत कट्टर ममता समर्थक है, तो क्या उनके लिए भी यही विश्लेषण है? क्या उनका क्या यही विश्लेषण वो करेंगे बाकी के जो भाई है? जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा केस गुलाम नबी आज़ाद का भी रहा है। अब तो गुलाम नबी आज़ाद ने खुद ही बगावत की है पार्टी में। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह कई दिनों तक बीजेपी में टिकट लेकर चुनाव लड़ते थे और दिग्विजय सिंह कांग्रेस में हैं, तो क्या उनके लिए भी यही विश्लेषण है या ये विश्लेषण खास पूनावाला बंधुओं के लिए? पहली बात। दूसरी बात, मैंने तो हमेशा से तहसीन से कहा है, मतलब ऑन एयर कहा है, ऑफ एयर तो मेरी बात नहीं होती, मैंने उनसे कहा है कि जिस दिन आप परिवार को देश और फिर देश को परिवार मानना शुरू कर दोगे, तब मैं उस दिन अपनी गिला शिकवा जो है पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर वो परिवार को देश मानते हैं और परिवार भक्ति में ज्यादा उनका विश्वास है, यही तो हमारी दिक्कत, फंडामेंटल प्रॉब्लम। पर आप टीवी पे मैं जब देखती हूँ आप दोनों को, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं उनको, वो इतना बोलते नहीं हैं आपको, कुछ वो चुप रहते हैं। हाँ, और वो बड़े भाई का रोल अच्छा निभा जाते हैं। देखिए ऐसा है कि ये बात जो आप कह रही है, ये मेरी मदर का भी ऑब्जर्वेशन है कि कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा कटाक्ष और तीखा बोलता हूँ, खासकर उनके प्रति। वो इसलिए है क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि मेरे लिए देश, मेरा परिवार सबसे पहले है। और दूसरी बात ये है कि अगर प्रिंसिपल पर मेरा परिवार भी अगर हावी होता है तो मैं प्रिंसिपल को ऊपर रखूँगा, परिवार को नहीं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वोकल और फियर्स होकर तब बोलता हूँ। और जहाँ तक एक भाई यहाँ पर है, एक भाई वहाँ पर है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तहसीन ना कांग्रेस पार्टी का बुनियादी या बेसिक मेंबर भी नहीं है, वो प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, ना रहा है, और ना मैं बीजेपी का प्राइमरी मेंबर या सदस्य हूँ। तो ज्वाइन करने का कोई इरादा है बीजेपी? ऐसा है, पहले तो मैं बता दूं कि ना वो उधर का मेंबर है ना मैं इधर का मेंबर हूं, तो उसको और उसके खाते में सत्ता, तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस 20-25 साल तक सत्ता में आने वाली है, तो उसको बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा सत्ता का लुत्फ उठाने के लिए। और जहाँ तक मेरी बात है, यदि मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट होता
तो मैं ऑलरेडी कहीं पर आ जाता पार्टी में। तो मैं तो अपना जो मीडिया में हूँ तो मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ। जब आपने कांग्रेस छोड़ी या वट एवर हैपेंड बिटवीन यू एंड कांग्रेस, तो आई थिंक किसी एक कांग्रेस लीडर ने बोला कि सब टीवी चैनल्स को कि आपको ना बुलाएं वहाँ पे। नहीं, ये तो कांग्रेस से पहले से हो रहा था। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी ट्रेनिंग जो हुई सुरजेवाला और हमारी सबकी साथ में नेशनल स्पोक्स पर्सन की ट्रेनिंग हुई, तमाम जो परिवार से जुड़े हुए थे, पारिवारिक जिनकी लेगेसी थी, उनको प्रवक्ता बना दिया गया। हालांकि उस ट्रेनिंग में कई रिपोर्टर्स भी जिन्होंने उस इवेंट को कवर किया था, उनको पता है फीडबैक कि जो मॉडरेटर्स थे उन्होंने कहा था कि आई एम द बेस्ट स्पोक्स पर्सन, और उससे बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लोग एनीवेज जानते हैं कौन अच्छा बोलता है और कौन पार्टी का बेड़ा गर्क करके आता है टीवी पर। बहरहाल तो मुझे नहीं बनाया गया कारणोंवश, क्योंकि मैं बातें रखता था। मैंने उसी समय बोला था कि आपको परिवारवाद से दूर हटना होगा, आपको मेरिट को आगे लाना होगा, ये सारी चीज़ें मैंने बोली, तो मुझे प्रवक्ता उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं बनाया। और उसी समय से पूरी व्यवस्था जो थी मीडिया सेल की, उस समय पर अजय माकन थे और सुरजेवाला, ये दोनों उसको बहुत चलाते थे। तो कई चैनलों से, कई संपादकीय लेवल के लोगों ने और उनके गेस्ट कोऑर्डिनेटर लेवल ने, गेस्ट कोऑर्डिनेटर आमूमन फ़ोन करके गेस्ट को इनवाइट करते हैं, उनकी तरफ से आता था कि भैया आपको बुलाना चाहते हैं, पर हमें स्ट्रिक्टली आदेश आया है कि यदि आप इनको बुलाएंगे बतौर वकील भी, बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी, तो हम आपके चैनल पर कांग्रेस को ऑफिशियली नहीं भेजेंगे। और देखिए, कोई भी चैनल, टीवी चैनल हो, उसके लिए ज़रूरी होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों रहें। तो उस तरीके से ब्लैकमेलिंग की गई और करते रहते। टाइम्स नाउ ने तो देख, कई चैनलों ने जब ये हथकंडे कई चैनलों पर चले और कई चैनलों पर उन्होंने बता दिया उनको कि आप अप्रासंगिक है, यू आर इररिलेवेंट टू दिस कॉन्वर्जेशन, आप हमें बुली नहीं कर सकते, आप ये स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। देखिए, मीडिया, हर ऑर्गेनाइजेशन नेशनल हेरल्ड नहीं है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन NDTP, नॉट NDTV, NDTP, मुस्कुराइए मत, मैं NDTV बोलना भी नहीं चाहता था, न्यू दिल्ली टू पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये एक ब्रिगेड है, ये एक तबका है, ये अपने आप को कहता जर्नलिस्ट है, पर ये वैसे दरबारियों द्वारा फिट किए गए एजेंट है। तो हर न्यूज़ संस्था NDTP तो नहीं है कि वो एडिटोरियल कॉल्स 24 अकबर रोड से लेंगे। तो जिनको पसंद नहीं था, उन्होंने कहा कि आप अपने प्रवक्ता को अपने घर में बैठ के रखिए, हम अपना जैसे हमको चलाना है, हमारा एडिटोरियल कॉल हमारे न्यूज़ ऑफिस से तय होता है। हाँ, पर जहाँ पे एडिटोरियल कॉल 24 अकबर रोड से आता है, वहाँ पे हटा दिया मुझे। अच्छा, ये हरियाणा का क्या किस्सा है कि वाई इज कांग्रेस सो डेस्परेट टू रूल हरियाणा? ऐसा है, हरियाणा में बहुत सारी ज़मीनें हैं और वो ज़मीनों के कई सारे किस्से हैं और वो किस्से बाहर आ रहे हैं। तो आपको लगता है बाहर आ जाएंगे? देखिए, सच को कोई दबा नहीं सकता, और सच 6 साल हो गए शहजाद, अभी तक कुछ भी नहीं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आपकी भी विचारधारा जो है, आप बड़ी राष्ट्रवादी विचारधारा से हैं, पर एक चीज़ आप समझिए कि आज जो हमें एक प्रधानमंत्री मिला है, हो सकता है कि उनका राजनीतिक फ़ायदा इसमें हो कि भाई मैं किसी को जेल भेज दूँ, हो सकता है उनका राजनीतिक फ़ायदा इसमें हो कि मैं इनके ऊपर ये कार्रवाई करवा दूँ, पर एक ऐसा नेता मिला है जो राजनीति को नहीं, राष्ट्रनीति को ऊपर रखता है। जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, जो लॉ की प्रोसेसेस है, अगर इस देश में अजमल कसब को मिल सकती है तो बाकी लोगों को भी मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि विद्वेष की भावना में कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हो सकता है कि 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, क्योंकि सिस्टम इतना टाइम लेता है, उसको दुरुस्त करने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। पर सिस्टम को शॉर्ट सर्किट करके केवल एक राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए जो कार्रवाई होती है, उसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट होगा वो गलत होगा। और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री को हमेशा, मैं उनको एक चीज़ के लिए हमेशा धन्यवाद देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ही हैज़ नेवर केप्ट पॉलिटिक्स अबव प्रिंसिपल्स।
प्रधानमंत्री चाहते या प्रधानमंत्री के मन में ऐसी भावना होती तो पहले ही साल में इतना पॉलिटिकल कैपिटल था, किसी को जेल भेज देते। ये लोग आज चीखते हैं कि आज डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। भाई डेमोक्रेसी मतलब क्या, लोकतंत्र मतलब क्या? इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था मेरे पास। परिवार तंत्र को लोकतंत्र नहीं समझना चाहिए। नहीं, ये हमेशा मैं कहीं पढ़ रही थी, अगेन आई कीप रीडिंग, कि कांग्रेस के बारे में काफ़ी पढ़ती रहती थी, ये हो क्या गया और है क्या। कितने सेडिशन चार्जेस तो कांग्रेस के रेजिम में लगे हैं, पर ये बुलाते मोदी जी को फैसिस्ट और हिटलर हैं, और हर छोटी बात पे जर्नलिस्ट अरेस्ट हुआ जाए। अभी आप महाराष्ट्र ही देख लो, कितना परेशान किया है जर्नलिस्ट को, और जो भी हुआ है, पर बुलाते ये लोग, पर नैरेटिव दे एबल टू सेट। जब ये बोलते हैं ना फैसिस्ट हिटलर तो कई लोग भी मानने लग जाते हैं। कैसे कर लेते हैं ये लोग ये सब? नहीं, मुझे नहीं लगता कि देश के लोग इतने भोले हैं कि जिनके खून में इमरजेंसी का दादी वाला डीएनए हो, जिनके खुद के पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र ना हो, जिनके लोकतंत्र की परिभाषा मुंबई में अगर देखी जाए पत्रकारों से लेकर फिल्म स्टार के घर पे हथौड़ा चल जाता है असत्य का और फिर बोलते उखाड़ लेंगे, उसके ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रतिक्रिया आती है, बेचारे नेवी के अफसर को मारा जाता है, पीटा जाता है। वो लोग लोकतंत्र का ढिंढोरा पीट रहे हैं पूरे देश और दुनिया में, वो भी एक दो फर्जी रिपोर्ट लेकर। तो मुझे नहीं लगता कोई उनकी बातों पर विश्वास करता है। और आप मुझे बता दीजिए, एक तय करना होगा हमारे लोगों को, या तो वेंडेटा है और लोकतंत्र खत्म है, या तो आप कह रहे हैं कि 6 साल हो गए केस नहीं हुआ। क्या है? दोनों तो नहीं हो सकता ना एक साथ। एक जगह वही लोग कहते हैं अरे 6 साल हो गए कुछ किया नहीं है, मतलब कुछ है नहीं, और दूसरे तरफ से वही लोग कहते हैं कि देखो लोकतंत्र तो खत्म हो गया, मोदी इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके हमें मार रहा है। तो अगर मार रहा है तो 6 साल क्यों लग रहे हैं आपको मारने में? तो ये दोनों विरोधाभासी बातें करते हैं। whenever they have challenged, तो फिर जब मोदी जी फिर वो चैलेंज एक्सेप्ट करके पूरा कर देते हैं, तब भी ये लोग रिएक्ट करते हैं। नहीं, वो रिएक्ट करते रहे हैं, पर मेरा केवल इतना कहना है कि देश, देखिए मोदी से आप विरोध कीजिए, मोदी से विरोध करना अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लोकतंत्र है। पर मोदी विरोध करते करते देश का और देश की संस्थाओं का विरोध मत कीजिए। अब लोकतंत्र मर चुका है। जब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट आप देते हैं, वो भी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें कोई पाकिस्तानी भी था, कोई चीनी भी है, अब वो उनके देश में कितना लोकतंत्र है हमें नहीं पता, पर वो दूसरों के लोकतंत्र के बारे में कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कर अच्छी बात है। पर मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फंक्शन नहीं करता? सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला ऐसा दे दे जो आपके फेवर में, तब तो सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर। चुनाव आप पंजाब में जीत जाए तब तो ईसीआई ईवीएम सबसे फ्री एंड फेयर, पर अगर आप चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब, ईसीआई खराब। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट खराब, उसके खिलाफ आप इम्पीचमेंट लाएंगे। और आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या क्या किया, किस तरीके से जजेस को हटाया, चीफ जस्टिस बनाया, कितने लोग आपकी पार्टी से जज बने, जज से वापस पार्टी में आए, ये पूरा इतिहास डॉक्यूमेंटेड है। तो उन लोगों को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। आज भारत में लोकतंत्र जिंदा है, जीवित है, और बहुत बहुत मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ आवर डेमोक्रेसी है। पर हाँ, जिनका परिवार तंत्र खतरे में है, वो परिवार तंत्र पे खतरे को लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं। तो चलिए हम अपनी बातचीत यही समाप्त करते हैं। मिल गए सब जवाब, जो जो मुझसे लोगों ने पूछा वही मैंने शहजाद पूनावाला से भी पूछ लिया। तो अब मैं चलती हूँ, पर जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि एक ही चेहरा लेके घूमिए, इतने सारे चेहरे लेके कैसे जी लेते हैं आप। बाय बाय।